Good morning, students. How are you? Today we will do History Part 2, Lesson 7, Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. इस चैप्टर में हम मेनली दो इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और सेकंड है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़. क्योंकि मॉडर्न रेवोल्यूशन के टाइम ये दोनों ही इंडस्ट्रीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी. उस टाइम में कपड़े के मशीनी उत्पादन ने 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था. 1850 के टाइम से जब ब्रिटेन लोहा और इस्पात उद्योग भी अपने यहाँ करने लग गया था, तब ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लग गया था. तो आइए पहले हम कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर नज़र डालते हैं. बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन में सबसे आगे था और अपने कपड़े की बारीक कारीगरी के कारण पूरी दुनिया में मशहूर था. उस समय जावा, सुमात्रा, पेनांग में इन कपड़ों का बहुत भारी व्यापार था. अब यूरोप के व्यापारियों ने जो भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहला इराक के मोसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था. इसीलिए इन कपड़ों को मसलिन, जिसको हम आजकल मलबल कहते हैं, कहने लगे थे और ये शब्द तब खूब प्रचलित हो गया था. कालीकट से निकले हुए शब्दों को कैलिको कहने लगा और इस तरह से हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा. ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाज़ारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता को बताते हैं. 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में स्थित अपने नुमाइंदों के पास एक बही का ऑर्डर भेजा था. उस बही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5 लाख थानों का ऑर्डर मिला था. जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उसमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे. उन्हें व्यापारी कोसा या बंडाना कहते थे. अब ये शीट शब्द आया कहाँ से? जी हाँ, यह हिंदी के छीट शब्द से निकला है. बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता है. यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है. इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंग साजी की विधियों से ही बनाया जाता था. वहीं में कहीं दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र किया गया है. अब ये बुनकर कौन थे? हु वर द वीवर्स? बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के कारीगर ही होते थे. ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे. भारत के जुलाहे, दक्षिण भारत के साले व देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे. सूत कातना उनका सबसे पहला चरण था और यह काम ज़्यादातर महिलाओं के जिम्मे रहता था. धागे को चरखे पर काटकर तकली पर लपेट दिया जाता था. जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे और रंगीन कपड़ा बनाने के लिए इस धागों को रंग दिया जाता था. और इसी से होने वाली बुनाई और इससे जुड़े व्यवसाय से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी. अब भारतीय कपड़े का पतन भी हुआ था. द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स. ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े. पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ार में ब्रिटिश कपड़े से मुकाबला करना पड़ता था. और दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे. इसलिए हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए और सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था. परेशान बुनकरों ने सरकार से भी बार बार मदद के लिए गुहार लगाई थी. लेकिन असली मुश्किल दिन तो अभी आने वाले थे. 1830 के टाइम तक इंडियन मार्केट से ब्रिटेन में बने हुए कॉटन के क्लोथ्स बहुत ज़्यादा आ गए थे. दरअसल 1880 के दशक तक यह स्थिति आ गई थी कि भारत के लोग
जितना सूती कपड़ा पहनते थे उनमें से 2/3 ब्रिटेन का ही होता था। इससे न केवल बुनकरों की बल्कि सूत कातने वालों की भी हालत खराब होती गई। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी सभी लोगों से आह्वान किया कि वो आयात किए हुए कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते हुए सूत और हाथ से बुने हुए कपड़े ही पहने। चरखा भारत की पहचान बन गया। 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच की पट्टी में जगह दे दी गई। अब सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़े मिलें चालू हो चुकी थी और धीरे धीरे ऐसे दूसरे शहरों में भी कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। इस तरह से अब कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। इस तरह से भारत में सूती वस्त्र के उत्पादन की बहुत बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी।